देखते हैं फर्स्ट पार्ट। ये आपका अध्याय फर्स्ट, जीवों का विकास, इवोल्यूशन। यानी विकास का मतलब है कि पहले एक पैर वाला, दो पैर वाला, चार पैर वाला, किस तरह से जीवों का विकास हुआ। क्या पक्षी एक ही प्रकार के थे पहले, बाद में अलग अलग पक्षी बन गए, क्या फिर मनुष्य भी किसी जीव से आगे विकसित हुआ है, ये सारी बातें। और पक्षियों में किस प्रकार, डायनासोर की बात करेंगे थोड़ा सा हम लोग। यहाँ पे देख सकते हैं अलग अलग प्रकार के डायनासोर थे पहले। कुछ डायनासोर ज़मीन में रेंगते थे, कुछ दो पैरों से, कुछ उड़ने वाले। इस तरह से अलग अलग डायनासोर के भी प्रकार हुआ करते था। जो उड़ने वाला डायनासोर हुआ करता था वो बहुत ही खतरनाक होता था, और क्योंकि वो उड़कर कहीं भी पहुंच जाता था और खा जाता था। मनुष्य भी डायनासोर का नाम सुना है, पर वो उसके ज़माने में नहीं था। हालांकि मूवी या कार्टून में बता दिया जाता है मनुष्य और डायनासोर एक साथ, लेकिन हम इस पार्ट में ये जानेंगे कि डायनासोर और मनुष्य कभी एक साथ हुआ नहीं करते थे। डायनासोर के पूरे समाप्त होने के बाद ही मनुष्य का उत्पत्ति हुआ है, समझिए, विकास हुआ है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं और इसमें देखते हैं। पृथ्वी पर हजारों लाखों की संख्या में जीवों की प्रजातियां हैं। इनमें से कुछ जीव से हम सभी परिचित हैं, कुछ के बारे में हमने सिर्फ सुना है। कुछ ऐसे जीव हैं जो विलुप्त हो गए हैं, उनके अवशेष या जीवाश्म से उन्हें उनके होने की पुष्टि होती है। जैसे डायनासोर कैसे हमको पता चला, तो उनके जीवाश्म से पता चला है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे फिगर, यहाँ पे देखिए, ये डायनासोर का क्या है, जीवित जीवाश्म है, यानी उसके अवशेष से हमको पता चलता है। क्लियर, ये उसका क्या है, जीवाश्म है, जो क्या बोलते हैं, संग्रहालय होता है, वहाँ पे रखा जाता है बहुत सारी चीज़ों को। ठीक है, तो इस तरह से हमको पता चलता है। चलिए और देखते हैं यहाँ पे। डायनासोर का नाम आप सभी ने सुना होगा। पूरे विश्व में ही नहीं, हमारे देश में भी कई जगह इनके अवशेष समय समय पर मिले। इसका मतलब यह है कि हमारे देश में भी डायनासोर हुआ करता था। जैसा कि जबलपुर के पास लमेटा घाट में, नर्मदा घाटी में कई जगह इनका प्राकृतिक आवास रहा है। हमें पृथ्वी पर अलग अलग जगह इनके अवशेष मिल रहे हैं, तो पता चल रहा है कि ये विविध प्रकार के थे और पृथ्वी पर लगभग 2000 लाख से 600 लाख वर्ष पूर्व इन्हीं जानवरों का राज था। एक छोटे से छोटा डायनासोर लगभग 50 सेंटीमीटर का, तो बड़ा से बड़ा लगभग 40 मीटर का। देखिए, हम लोग जो हमारी जो हाइट होता है वो 3.5 मीटर का होता है लगभग, तो आप सोच सकते हैं 40 मीटर का डायनासोर कितना बड़ा होता होगा। इनमें से कुछ मांसाहारी तो कुछ शाकाहारी, कोई 2 पैर पर चलने वाला तो कोई 4 पैर पर, और कोई उड़ने वाला। डायनासोर समय और उससे पहले कई प्रकार के पौधे पाए जाते थे, जिनमें से कुछ प्रकार के शैवाल, फर्न, साइकस, गिंको आदि पौधे आज भी पाए जाते हैं। यही नहीं, चूहे जैसे स्तनधारी प्राणी भी तब थे, और तिलचट्टा भी, यानी चूहा और तिलचट्टा उस समय भी थे और आज भी हैं। आज के पक्षियों को तो डायनासोर का छोटा रूप ही माना जा सकता है। तो देखिए, यहाँ पे एक समझाने के लिए बोला है कि आज का जो पक्षी हम लोग देखते हैं, जो 2 पैर रखते हैं और उड़ते हैं, तो ये जो होते हैं पहले के डायनासोर की तरह है, समझ लीजिए। मतलब जो डायनासोर नहीं देखे हैं, वो पक्षी को देखकर आप उनका एक रूप मान सकते हो, या इसका मतलब यही कहना चाहता है। क्लियर, तो इस प्रकार से ये सूची बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए हम लोग कुछ विशेष पर अब आगे बात करेंगे। आगे क्या कहता है कि डायनासोर के खत्म होते विशालकाय हाथी जैसे स्तनधारी और अन्य जीवों की संख्या बढ़ने लगी। यानी डायनासोर खत्म हुआ तो हाथी जैसे विशालकाय जीव आने लगे और उनका विकास होने लगा। वर्तमान युग में डायनासोर के युग के जीवों की कुछ प्रजातियां पाई जाती हैं, परंतु डायनासोर नहीं पाए जाते। डायनासोर के समय में कुछ बहुत सारे जीव थे, वो आज भी पाए जाते हैं, परंतु डायनासोर आज की स्थिति में नहीं पाया जाता। आज के समय में कुछ ऐसी प्रजातियां हैं जैसे मनुष्य और हाथी, जो डायनासोर के युग में नहीं थे। तो इसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं, यहाँ पे बोल दिया है कि आज के समय में कुछ ऐसी प्रजातियां हैं जैसे मनुष्य और हाथी, जो डायनासोर के युग में नहीं थे। इसका मतलब क्या था, मनुष्य और हाथी डायनासोर के युग में नहीं थे। क्लियर, तो ये आपका इस तरह से आगे हम लोग देखो यहाँ पे क्या आप जानते हैं, गिंको नामक यह पेड़ डायनासोर के युग का है। यह आपको पेड़ चित्र में दिख रहा होगा, और यह हिरोशिमा में एटम बम से सब कुछ ध्वस्त होने के बाद पहला पनपने वाला सजीव था। चलिए यहाँ पे देखते हैं। जरा सोचिए,
ऐसे कैसे हुआ होगा, कैसे कैसे नए जीव बने होंगे, या जीवों में परिवर्तन कैसे आया होगा। यहाँ पे हम लोग सोचेंगे तो क्या, देखिए हम लोग सोच सकते हैं कि पहले जीव समुद्र से बना, फिर छोटे से बड़े और विकसित जीव बनते गए। इस तरह से हम सोच सकते हैं। आप भी कुछ और सोचिए कि जीव कैसे बना, कैसे कैसे नए जीव बने, है ना। तितलियाँ कैसे अलग अलग प्रकार की, कोई एकदम सुनहरी तितलियाँ, कुछ एकदम काली तितलियाँ, कुछ सोनपरी जैसे तितलियाँ होती हैं। तो अलग अलग विकास कैसे हुआ, इन पर आप सोच सकते हैं। चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं 1.1 जीवों के विकास में आवास और उसका प्रभाव, है ना। तो यहाँ से हम लोग शुरुआत करते हैं। अब जस्ट देखते हैं नीचे। आपने पिछली कक्षा में प्राकृतवास अध्याय से यह जाना था कि किसी भी जीवों के आवास में उनकी बुनियादी जरूरतों की पूर्ति होती है, अर्थात भोजन, प्रजनन और सुरक्षा। क्लास 9 में हम लोग पढ़ चुके हैं प्राकृतवास में कि क्या चाहिए होता है। हर किसी जीव को भोजन, प्रजनन और सुरक्षा चाहिए होता है। कानी मछली वाला हम लोग देखे थे पिछले क्लास में, है ना। चलिए आगे देखते हैं। आवास में पर्याप्त संसाधन की उपस्थिति होने से उनकी संख्या में वृद्धि होती है। हम यह भी देखते हैं कि कुछ प्रजातियों की संख्या बहुत बढ़ रही है तो कुछ की तेजी से घट रही है। हमारे देश में बाघों की संख्या में इतनी कम हो चुकी है कि बाघों की प्रजाति विलुप्त होने के कगार पर है। ऐसे ही बाज, सोन चिड़ैया तथा कई अन्य जीवों के साथ भी है। ठीक इसके विपरीत मनुष्य की संख्या इतनी ज़्यादा है कि मनुष्य के आवास में संसाधनों की कमी होने लगी है। देखिए आवास का मतलब होता है जहाँ पे आप रहते हैं, या कोई भी जीव जहाँ पे रहता है उसको उसके आवास बोला जाता है। तो मनुष्य बढ़ते जा रहा है और बाकी जीव घटते जा रहे हैं, ऐसा कह रहा है। तो आगे हम इस पर क्या बात करें, तो क्या मनुष्य की बढ़ती आबादी का बाघों की संख्या पर कोई असर पड़ रहा है। यानी मनुष्य बढ़ रहे हैं और बाघ घट रहे हैं, तो इसका मनुष्य के कहना चाहिए कि मनुष्य की आबादी का बाघों की संख्या पर बढ़ रहा है। कहने का मतलब ये है कि क्या मनुष्य बढ़ रहे हैं इसीलिए बाघ घट रहे हैं क्या। तो ये आप सोचकर बताइए। यदि किसी जीव की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई तो क्या होगा। मतलब यह है कि मान लो एकदम मनुष्य बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और बाकी सारे जीव धीरे धीरे समाप्त होने लग जाते हैं। तो मनुष्य इतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो क्या होगा, कुछ होगा या नहीं होगा, तो इस पर सोचिए। अच्छा अभी आप जान रहे हो कि कोरोना चल रहा है, तो क्या ये मनुष्य के ज़्यादा बढ़ जाने से ही कोरोना का उत्पत्ति हुआ या फिर कुछ और कारण है, तो इस पर आप सोचिए। आगे हम लोग बात करते हैं नीचे, यहाँ से देखिए। इस प्रकार जीवों का आवास एवं संसाधन उनकी उत्पत्ति, विलुप्ति या बदलाव का एक कारण हो सकता है। क्या किसी प्रजाति के जीव की संख्या में जितनी तेजी से होती है उनके लिए खाद्य संसाधन, जैविक अजैविक दोनों घटक भी उतनी ही तेजी से बढ़ते होंगे। कहने का मतलब है कि मान लो 1 लाख से बढ़कर 2 लाख मनुष्य हो गए, तो क्या उनके खाने पीने की चीज़ें भी उतनी डबल होती जाएंगी, क्या जगह भी उतने डबल होते जाएगा, नहीं होगा। तो यह जानने के लिए हम निम्न ग्राफ का उपयोग करेंगे। ग्राफ का जो ग्राफ है वो सन 1780 के दशक में किया गया है, जो कि प्रजाति के जीवों की संख्या में वृद्धि एवं उनके लिए खाद्य संसाधनों की मात्रा का तुलनात्मक अध्ययन है। तो चलिए मैं ग्राफ को आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। क्लियर। देखिए यहाँ पे लिखा है ग्राफ अ और ब। तो ग्राफ अ और ब का मतलब क्या है कि देखिए यहाँ पे जो जनसंख्या है वो इतनी ज़्यादा ऐसे करके बढ़ा हुआ है ना। यहाँ पे जो जनसंख्या है वो कैसे बढ़ रहा है, तो जनसंख्या इस तरह से बढ़ रहा है। एक मिनट देखिए यहाँ पे मनुष्य की संख्या कैसे बढ़ रही है, ऐसे धीरे धीरे बढ़ता गया, फिर अचानक से एकदम ज़्यादा बढ़ गया ऐसे ऊपर तरफ, है ना। और वैसे ही खाने का देखो, खाने का कैसे बढ़ रहा है, खाद्य संसाधन मतलब खाने पीने की चीज़ें, तो खाने पीने की चीज़ें ऐसे बढ़ रहा है धीरे धीरे ऐसे सीधा बढ़ते जा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि मनुष्य ऐसे बढ़ा धीरे धीरे, फिर अचानक से एकदम बढ़ गया ऊपर की तरफ, जबकि खाने पीने की चीज़ें क्या है एकदम ऐसे बढ़ते बढ़ते गया, थोड़ा थोड़ा बढ़ते जा रहा है। तो इससे तो खाने पीने की समस्या होगी कि नहीं होगी, उसी को समझाना चाहता है। तो ये आप समझिए। और आगे यहाँ पे क्या खाद्य संसाधन और जनसंख्या वृद्धि की दर एक समान है, नहीं है। मनुष्य की जनसंख्या वृद्धि बहुत ज़्यादा हो गई अचानक से, और खाने पीने की चीज़ें तो एक रेट से ही बढ़ रही है थोड़ा थोड़ा, लेकिन मनुष्य की जनसंख्या अचानक ज़्यादा बढ़ गई। फिर क्या कहता है कि इनमें किसके बढ़ने की दर ज़्यादा तेज है, तो आप जानते हो
कि हम लोग देखें कि मनुष्य का ऐसे एकदम बढ़ गया, जबकि खाने पीने का ऐसे बढ़ रहा है, तो मनुष्य की ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। आगे देखिए जीवों के विकास में आगे हम लोग देखेंगे, वैज्ञानिकों का मानना था कि जनसंख्या में अनियंत्रित रूप से बढ़ोतरी होगी तो खाद्य संसाधन पर्याप्त नहीं होंगे। ऐसी स्थिति में प्राकृतिक आपदा, परस्पर द्वंद्व व लड़ाई से कुछ जीव मर जाएंगे जबकि कुछ बच जाएंगे। इसी तरह से जीवों की संख्या में वृद्धि नियंत्रित रहती है। देखो ये बात हम लोग अभी अच्छे से सोच लें। शायद देखो यहाँ पे वैज्ञानिकों का क्या क्या मानना था कि जनसंख्या यदि अनियंत्रित रूप से बढ़ोतरी होगी, बहुत ज़्यादा अगर बढ़ जाती है तो खाद्य संसाधन पर्याप्त नहीं होंगे, खाने पीने की चीज़ें की समस्या होगा। और ऐसी स्थिति में प्राकृतिक आपदा, यानी जैसे देखो अभी बाढ़, भूकंप और बहुत सारा चीज़ आता है ना, बारिश बहुत ज़्यादा, तो ये सब प्राकृतिक आपदा होते हैं। परस्पर द्वंद्व का मतलब होता है आपस में लड़ाई, और ये कुछ और इस तरह से कुछ जीव मरने लग जाएंगे। अभी देखो मनुष्य के जीवन पर संकट मंडरा रहा है कोरोना का, क्या पता कोरोना कितने लोगों की जान लेकर जाएगा। तो ये सब वैज्ञानिकों ने बताया कि ये ज़्यादा जनसंख्या बढ़ता है तो अपने आप नियंत्रित होना पड़ता है, ये प्राकृतिक है। तो इसी तरह से यहाँ पे लिखा है कि इस तरह से जीवों की संख्या में वृद्धि जो होती है वो नियंत्रित रहती है, यानी नियंत्रित मतलब कंट्रोल में रहती है। समझ में आया? ओके, आगे देखो यहाँ पे क्या कहता है, क्या जो जीव बच जाते हैं उनमें कुछ विशेषताएं पाई जाती है। देखो कुछ भी समस्या आता है, कुछ भी प्राकृतिक आपदा आता है, तो जो जीव बचता है उनमें कुछ विशेषताएं होती हैं। क्या जीवों पर प्रकृति का कोई प्रभाव पड़ता है? क्या डायनासोर की विलुप्ति के पीछे भी ऐसा ही कोई कारण रहा होगा? तो ये आप बताइए कि डायनासोर क्यों मर गए, अगर उतने ही शक्तिशाली वो चिड़ियों जैसे उड़ने वाले थे, है ना, क्योंकि मनुष्य उस समय आया नहीं था, डायनासोर अपने आप मर गया है समझ लीजिए, या प्राकृतिक कारण से, तो वो क्यों मरे, क्या उनमें कुछ कमी रह गई, या ये सब आपको सोचना है। तो आगे इस बात में हम लोग देखते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। कई वैज्ञानिक इसी दिशा में सोच रहे थे, साथ ही उनके आगे कई सवाल थे, जैसे प्रकृति में जीवों की उत्पत्ति कैसे होती है, क्या सभी जीव पृथ्वी पर उनके वर्तमान रूप में ही कहीं से डाल दिए गए हैं। कहने का मतलब जैसे देखो मनुष्य है तो डायरेक्ट मनुष्य बन गए, या फिर कुछ छोटे जीव बने, फिर उससे धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते बंदर, फिर बंदर से आगे गौरिला, गौरिला से इस तरह से चिंपांजी वगैरह, फिर लास्ट में मनुष्य ऐसे बनते गए क्या कि डायरेक्ट मनुष्य बन गए थे, ऐसा कहना चाहता है। तो जो जीव बच जाते हैं उनमें बदलाव आता है, वे विलुप्त हो जाते हैं। जैसा हमने पिछली कक्षा में पढ़ा है कि कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से उत्पन्न होती हैं और इन्हीं कोशिकाओं से बहुकोशिकीय जीव बनते हैं। क्लियर? आगे हम लोग देखते हैं, उसी समय के कुछ उल्लेखनीय वैज्ञानिकों में चार्ल्स डार्विन और अल्फ्रेड रसेल वेलेस थे, जिन्होंने जीवों की उत्पत्ति के बारे में अपने व्यापक अध्ययन के आधार पर सिद्धांत दिए। तो यहाँ पर वैज्ञानिक जो थे, एक डार्विन थे, चार्ल्स डार्विन, और एक वैज्ञानिक थे एक चार्ल्स डार्विन और एक थे अल्फ्रेड रसेल वेलेस। तो इन्होंने अपने अध्ययन के आधार पर एक सिद्धांत दिया। तो आइए हम डार्विन के अध्ययन का अनुभव को समझें। तो ध्यान दीजिए, यहाँ से डार्विन ने एक अपना अध्ययन किया था, उसका एक शुरुआत होगा यहाँ से। यहाँ पे लिखा है ना कि बीगल का सफ़र और डार्विन का अनुभव। बीगल क्या है, देखो आपको मैं बता दूं, बीगल एक पानी जहाज है ना, और इसमें उन्होंने सफ़र किया था, किसने? डार्विन ने। तो पानी जहाज में उन्होंने सफ़र किया था और बहुत सारे देशों पर घूमकर वो आए थे। देखिए यहाँ पे डार्विन का तस्वीर दिख रहा है, और ये डार्विन अपने पानी जहाज, या यहाँ पे जो चित्र हम दिख रहा है उस तरह से ये घूमा है, समझ लीजिए पूरे। ये है आपके डार्विन जी, और ये पूरे विश्व का घूमा है, किससे? इस जहाज से, समझ लीजिए इस प्रकार का एक जहाज है, तो इससे ये घूमा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे कैसे घूमा है। सबसे शुरुआत यहाँ से किया है, वो यहाँ से देखिए, ये यहाँ से शुरुआत किया है, और ये शुरू में इस तरह से गया है, ये इस तरह से ऐसे गया है, और यहाँ से घूम फिर कर वापस यहीं पे आया और यहाँ पे वापस आया, ऐसे समझ लीजिए। तो ये फिर आप देखेंगे कि ये इस तरह से यहाँ से घूमा, तो ये घूम कर ऐसे इस तरफ आएगा ग्लोब से, और ये इस तरह से आते आते यहाँ पे इस तरह से आया और वापस यहीं पे पहुंच गया। मतलब ये पूरे विश्व का एक चक्कर लगाया है। ऐसे पृथ्वी है तो यहाँ से शुरुआत किया, वैसे पीछे से ऐसे घूमकर यहाँ पे वापस आ गया। क्लियर? तो ये आपको समझना है। तो कैसे कैसे हुआ होगा, चलिए एक स्टोरी की तरह ये आगे चलेगा। तो ये जो है सन 1831, यहाँ पे थोड़ा सा छूट गया था, मैं ऊपर में आ जाता हूँ।
देखो यहाँ पे लिखा है, बचपन से ही डार्विन प्राकृतिक परिघटनाओं एवं प्राणियों के आवास मतलब रहने की जगह, व्यवहार आदि के संबंध में रुचि रखते थे और अपने आसपास से इनके विषय में जानकारी जुटाने में लगे रहते थे। उन्होंने आज से लगभग 200 वर्ष पूर्व जीवों की विविधता एवं उस पर प्रकृति के प्रभाव से संबंधित जो अध्ययन किए, उससे वैज्ञानिक तथा सामाजिक सोच में व्यापक परिवर्तन आया। सन 1831 में डार्विन को इंग्लैंड से दक्षिण अमेरिका होते हुए पृथ्वी के कई महाद्वीपों की सैर करने का मौका मिला। कब? 1831 में। अगर आप को बोला जाए कि चलिए आप पानी जहाज में, आपको सारा पैसा खर्चा दिया जाएगा और अब पानी जहाज में आप पूरे घूमिए, तो आपको अच्छा लगेगा? कैसे लगेगा आप बताइए कमेंट में। तो इस तरह से 1831 में उनको एक मौका मिला और डार्विन को कप्तान के साथी के रूप में HMS बीगल नामक जहाज में अन्वेंसी यात्रा करनी थी। कौन सी यात्रा करनी थी? अन्वेंसी। तो आपको बता दूं, कभी कभी आता है, अन्वेंसी का मतलब होता है खोज। अन्वेंसी का मतलब क्या होता है? खोज। तो डार्विन कैसे यात्रा करने लगे थे? खोज वाली यात्रा। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया मैंने, अन्वेंसी का मतलब खोज होता है। ठीक है, तो वो खोज वाली यात्रा में गए थे। अब उनकी यात्रा में क्या क्या होगा तो आगे हम लोग देखेंगे। फिर यहाँ पे नीचे से देखिए, जिसमें नक्शा तैयार करना था, इलाकों की खनिज संपदा और जैव विविधता का अध्ययन इत्यादि करना था। मतलब उसको क्या करना था कि वो नक्शा की खोज करेगा, नक्शा बनाएगा, और इलाकों की खनिज संपदा मतलब कहाँ पे क्या चीज़ निकलता है, ज़मीन में, पानी में, सब चीज़ वो देखता, संपदा संपत्ति को। और जैव विविधता का अध्ययन करना था। जैव विविधता मतलब अलग अलग जीवों में क्या क्या विशेषताएँ होती हैं, क्या क्या उनमें डिफरेंट है, वो सारी चीज़ उनको खोज करना था। जहाज में रहने, अध्ययन करने के कक्ष के अलावा एक पुस्तकालय भी था। तो वो जो जिस जहाज में थे वहाँ पे रहना था, खाना पीना करना था, अध्ययन करना था, और उसके साथ साथ उनमें एक पुस्तकालय भी था। एक ठो अच्छा से कमरा था वहाँ पे, क्या था? पुस्तकालय। तो बीगल का सफ़र कब से शुरू हुआ? 27 दिसंबर 1831 को, और शुरू होकर 2 अक्टूबर 1836 में ख़त्म हुआ। तो आप लोग कमेंट में मुझे बताएंगे कि 27 दिसंबर 1831 से शुरू होता है और 2 अक्टूबर 1836 में ख़त्म होता है, तो कितने साल तक उन्होंने उस पानी जहाज़ में सफ़र किया, ये आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, तो आगे हम लोग देखेंगे डार्विन के अवलोकन। तो ये मुझे लगता है कि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम लोग डार्विन के अवलोकन को नेक्स्ट पार्ट में यहाँ से शुरू करेंगे। तो ये फर्स्ट पार्ट है और आगे पार्ट में हम लोग बाकी को पढ़ेंगे। तो चलिए जारी रहेगा, और तब तक के लिए इतने को पढ़िए और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग आगे पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।